करेंगे आते के साथ। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जितेश सर और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन शॉट मीन्स क्या कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग को चैप्टर आप पढ़ चुके हैं और बैकलॉग लग चुका है। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस चैप्टर को आप एक बार वीडियो देखिए और एक बार में क्या करने की समझने की कोशिश करिए, है ना। उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पूरा हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे। इस पूरे वीडियो में हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद इसका पूरा न्यूमेरिकल्स करेंगे, नीट्स का करेंगे, पूरा जेई का क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर का सबसे पहले हम थ्योरी कंप्लीट करने करेंगे। थ्योरी एक चैप्टर में एक एक पॉइंट्स का थ्योरी कंप्लीट करेंगे, है ना। चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, फ्लक्स हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, चाहे वो गॉस लॉ हो, है ना। हर एक पॉइंट पे यहाँ पे हम क्या करें, ध्यान देंगे और उसको पूरा अच्छे से क्लियर करके समझाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट वाले में हम क्या पढ़ेंगे, देखिएगा आराम से यहाँ पे। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे क्या, आपका फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, है ना। फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड थर्ड में पढ़ेंगे हम लोग क्या, कुलॉम्स लॉ। फोर्थ में पढ़ेंगे हम लोग क्या, कुलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फिफ्थ में पढ़ेंगे हम लोग यूनिट्स ऑफ चार्ज। उसके बाद पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। सेवेंथ में पढ़ेंगे हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडीज। ठीक है, तो ये सारा 7 के 7 हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक, तो शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा समझने वाली बात क्या है कि सबसे पहले समझते हैं चार्ज क्या होता है ना। क्योंकि अगर चार्ज समझ में नहीं आएगा तो आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले चार्ज को समझना जरूरी है ना। तो चार्ज को समझने के लिए आप शुरू करते हैं, चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। तो चार्ज को समझने के लिए पहले जानते हैं कि चार्ज आता कैसे है, चार्ज जनरेट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जैसे पहला टॉपिक है आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। पहला क्या आपका, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या कहता है आपका कि जब हम किसी, यानी कि इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं आपका। ठीक है, जब जब कोई दो बॉडी को, जब दो न्यूट्रल बॉडी को हम आपस में क्या करते हैं, उसको रब करते हैं। जब दो न्यूट्रल बॉडी को आपस में क्या करते हैं हम लोग, रब करते हैं। तो रब करने के बाद क्या होता है ना कि एक बॉडी जो है आपका स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है इलेक्ट्रॉन का, एक बॉडी जो होता है वीकली बॉन्डेड होता है। जो स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा वो इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा, यानी कि अपना बॉन्ड नहीं तोड़ेगा। और जो वीकली बॉन्डेड होगा वो अपना बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा और उसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के पास चला जाएगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा जो लूजली बॉन्डेड था। और जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड थोड़ेट को इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इस तरह बॉडी क्या होगा, आपका चार्ज हो जाएगा। तो जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव, वो आपका निगेटिव चार्ज होगा। जो डोनेट कर रहा होगा वो क्या होगा, आपका निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग टू सुटेबल बॉडीज, है ना, एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, है ना। मतलब क्या कि जब हम दो बॉडी को रब करते हैं, जब दो बॉडी को क्या करते हैं हम लोग, रब करते हैं। ठीक है, तो रब करने के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताए हैं। एग्जांपल में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स इन ग्लास, अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इन ग्लास आर लूजली बॉन्ड। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ग्लास को सिल्क से क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। ग्लास रॉड को हम लोग सिल्क से रब कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज याद होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ग्लास में वो लूजली बॉन्डेड होता है और सिल्क में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। ठीक है ना। तो और इलेक्ट्रॉन्स इन सिल्क, सो व्हेन ग्लास एंड सिल्क आर रब टुगेदर, जब हम ग्लास और सिल्क को रब करेंगे टुगेदर, दे कंप्लीटली लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रॉम ग्लास गेट ट्रांसफर टू सिल्क। मतलब सिंपल सा बात करें तो सिल्क के पास क्या होता है, आपका स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है और ग्लास के पास क्या होता है, वीकली बॉन्डेड होता है। तो ग्लास क्या करेगा आपका इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। किसको देगा, आपका सिल्क को देगा। तो सिल्क आपका क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज होगा और ग्लास क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बॉडी क्या हो जाता है, आपका चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये होगा आपका एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा, एक बॉडी क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। जो डोनेट कर रहा होगा वो पॉजिटिव चार्ज, जो एक्सेप्ट कर रहा होगा वो क्या होगा, आपका निगेटिव चार्ज। इस तरह से बॉडी चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और यहाँ पे लिखे हैं, है ना, कि एक फर लेते हैं।
दूसरा क्या लेते हैं, एबोनाइट लेते हैं। तो फर में जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका लूजली बॉन्डेड होता है देन कंपेयर टू एबोनाइट, है ना। तो लूजली बॉन्ड यानी कि फर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और एबोनाइट क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो एबोनाइट क्या हो गया आपका, एबोनाइट क्या हो गया आपका, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, और फर क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब कि इस तरह से बॉडी को हम लोग चार्ज करते हैं बाय रबिंग या बाय फ्रिक्शन मेथड से, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। तो आप समझ में आएंगे बॉडी कैसे चार्ज करते हैं हम लोग, है ना। बॉडी को चार्ज करते हैं हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोल सकते हैं हम, यानी जिसको फ्रिक्शनल मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और भी मेथड होता है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम लोग जानते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये समझ में आया कि बॉडी को हम लोग चार्ज कैसे करते हैं, ये समझ में आता है, ठीक है। अब हम जानते हैं यहाँ पे कि चार्ज क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं चार्ज क्या होता है आपका, चार्ज क्या होता है, चार्ज। तो चार्ज के बारे में एक्चुअल में क्या है ना कि चार्ज का कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हम एक बेसिक इसका डेफिनेशन बोलते हैं क्या है कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। चार्ज का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बाय विच इट जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बॉडीज, है ना। मतलब क्या कि किसी बॉडी का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है जिसके कारण अदर बॉडी क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, आपका एक्सपीरियंस करता है। तो हम कहते हैं बॉडी क्या हो गया आपका, चार्ज हो गया, ठीक है। तो चार्ज का बेसिक डेफिनेशन हो गया, चार्ज का क्या हो गया आपका, बेसिक डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तो चार्ज समझ में आया होगा, चार्ज क्या होता है आपका, है ना। चार्ज क्या होता है आपका, जब हम किसी बॉडी को हम लोग रब करते हैं तो बॉडी में इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो लॉस करेगा आपका पॉजिटिव चार्ज, जो गेन करेगा आपका निगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका चार्ज। चार्ज का प्रॉपर्टीज आगे देखते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है। तो उसके पहले यहाँ पे देखते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ पे एक नोट है कि द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, है ना, इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन जो होता है बॉडी का, वो बॉडी होता है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडी कारण। ये तभी होगा इलेक्ट्रिफिकेशन जब बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, आपका ट्रांसफर होगा। बॉडी के अंदर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिफिकेशन किसी बॉडी में तभी होगा जब वो बॉडी के एक दूसरे के बॉडी में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, आपका ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब क्या होता है, बॉडी का चार्ज होना, है ना। एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, जैसा कि हमने पीछे बताया कि जो लॉस करेगा पॉजिटिव, जो गेन करेगा आपका नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी देन द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स द बॉडी पॉजिटिव। क्योंकि अगर अब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी आ जाता है, तो हम कहते हैं बॉडी क्या हो जाता है आपका, पॉजिटिव हो जाता है। उसी प्रकार अगर इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर गेन बाय बॉडी, अगर किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन गेन होता है, अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके पास एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, और जब एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होता है बॉडी क्या हो जाता है आपका, निगेटिव चार्ज हो जाता है। समझ में आया, बॉडी पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बॉडी पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, उसके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। बॉडी नेगेटिव चार्ज मीन्स क्या होगा, उसके पास एफिशिएंसी, यानी कह सकते हैं उसके पास जब एक्सेस ऑफ चार्ज हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज मीन्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल पॉइंट है कि if two bodies from the following list are rubbed, then the body appearing early in the list positively charged whereas the later is negatively charged, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन कौन होगा नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट कॉलम में जैसे ग्लास दिया हुआ है, दूसरा कॉलम में क्या दिया आपका, वूल एंड फैलन दिया हुआ है, एबोनाइट दिया हुआ है आपका, एबोनाइट दिया हुआ है, और क्या दो ड्राई हेयर दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम ग्लास को सिल्क के साथ रब करते हैं, ग्लास को किसके साथ रब करते हैं हम लोग, सिल्क के साथ रब कर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा। ग्लास को ये बोर्ड में बहुत पूछता है और यहाँ पे नीट में भी पूछता है। जब ग्लास को हम लोग सिल्क के साथ रब करते हैं, है ना, तो ग्लास को सिल्क के साथ, तो ग्लास आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और सिल्क क्या हो जाता है आपका, नेगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि ग्लास का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बॉन्डेड होता है, क्या होता है आपका, वो लूजली बॉन्डेड होता है, और सिल्क जो होता है आपका स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। तो सिल्क अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस ब्रेक नहीं कर पाता है बॉन्ड, लेकिन ग्लास का जो बॉन्ड होता है वो आसानी से क्या हो जाता है आपका, ब्रेक हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका। उसके बाद आ जाइए, वूल और फैनल किसके साथ आपका फ्रिक्शन करेंगे, आपका रबिंग करेंगे, एम्बर के साथ, एबोनाइट के साथ, रबर के साथ या प्लास्टिक के साथ रब करेंगे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज होगा। वूल और फैनल क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज होगा। एम्बर, एबोनाइट, रबर और प्लास्टिक क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। मतलब क्या कि आपका लूजली बॉन्डेड होगा ये, तो ये सारा क्या होगा आपका, स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा। सेम चीज इबोनाइट को हम लोग किसके साथ रब करेंगे,
पॉलीथीन के साथ रब करेंगे। इबोनाइट को जब हम पॉलीथीन के साथ रब करेंगे तो इबोनाइट आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और पॉलीथीन क्या हो जाएगा आपका निगेटिव चार्ज हो जाएगा। पॉलीथीन क्या हो जाएगा आपका निगेटिव चार्ज हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना, ठीक है। अगर इबोनाइट को हम लोग पॉलीथीन के साथ रब करते हैं, इबोनाइट को हम लोग किसके साथ रब करते हैं, पॉलीथीन को साथ रब करते हैं, तो इबोनाइट हमारा हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और पॉलीथीन क्या हो जाता है हमारा निगेटिव चार्ज हो जाता है। मतलब क्या कि इबोनाइट जो है आपका पोलोथिन्स के कंपेयर में स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, तो अपना वो वीकली बॉन्डेड होता है, सॉरी। इबोनाइट जो है आपका इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वीकली बॉन्ड होने के कारण, क्योंकि उसका बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है, और इबोनाइट इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है आपका एक्सेप्ट कर लेता है। समझ में आ गया ना, ठीक है। उसी प्रकार ड्राई हेयर और कॉम, तो ड्राई हेयर आपका क्या हो जाता है पॉजिटिव चार्ज होता है और कॉम क्या हो जाता है आपका निगेटिव। जैसे कि ड्राई हेयर को हम लोग जब कॉम करते हैं, है ना, तो हेयर क्या हो जाता है आपका, आप देखते होंगे दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, दोनों के बीच में क्या होता है आपका अट्रैक्शन होता है। तो ड्राई हेयर आपका लूजली बॉन्डेड होता है और कॉम जो होता है आपका स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, ठीक है ना। तो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है आपका कॉम को दे देता है, इसलिए ड्राई हेयर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज और कॉम क्या होगा आपका निगेटिव चार्ज। तो याद क्या करना है आपको, अगर हम ग्लास को सिल्क के साथ रब करेंगे, ग्लास को किसके साथ रब करेंगे, सिल्क के साथ रब करेंगे, ठीक है ना, तो ग्लास पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्या होगा आपका निगेटिव चार्ज। उल और फेनल को रब करेंगे किसके साथ, एम्बर और एबोनाइट, रबर और प्लास्टिक के साथ रब करेंगे, उल और फेनल क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट इबोनाइट को हम लोग रब करेंगे किसके साथ, पॉलीथीन के साथ रब करेंगे, तो इबोनाइट हमारा क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ड्राई हेयर को हम लोग कॉम के साथ रब करेंगे, तो ड्राई हेयर आपका पॉजिटिव चार्ज, कॉम क्या होगा निगेटिव चार्ज। ये पूरा कॉलम में आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। एक काम कर सकते हैं, ग्लास, उल, फेनल, एबोनाइट और ड्राई हेयर, सारा का सारा क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, है ना। इधर वाला पूरा क्या होगा आपका निगेटिव चार्ज होगा, ये पूरा याद होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या हो गया आपका, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होगा आपका डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज मतलब क्या होगा आपका एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं ना, ये पूरा टर्म याद होना चाहिए। आगे आते हैं, यहाँ तक समझ में आया चार्ज क्या होता है। हम लोग चार्ज को अगर हम दो डिफरेंट बॉडी को रैप करेंगे तो कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, हमने यहाँ पे देखा। ग्लास को सिल्क के साथ रब किया, उल को हम लोग एम्बर और एबोनाइट, रबर और प्लास्टिक के साथ रब किया, एबोनाइट को पॉलीथीन के साथ रब किया, कॉम को हेयर के साथ रब किया, है ना। तो सबका अलग अलग पॉजिटिव है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। यहाँ पे हम लोग देखे ग्लास पॉजिटिव होता है, सिल्क नेगेटिव होता है, वूल फेनल पॉजिटिव, और एम्बर एबोनाइट रबर और प्लास्टिक पॉजिटिव सॉरी निगेटिव, एबोनाइट क्या होगा आपका पॉजिटिव, पॉलीथीन क्या होगा आपका निगेटिव हो जाएगा। तो ये पूरा याद होना चाहिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या है, पहला प्रॉपर्टीज है क्या आपका, देयर एग्जिस्ट ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस नेमली पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जनरली दो टाइप का ही चार्ज होता है आपका, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। कभी कभी कहीं पे न्यूट्रल भी बोला जाता है, बट न्यूट्रल टाइप्स ऑफ चार्ज नहीं होता है। जनरली दो टाइप का ही चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और क्या होता है आपका निगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रल मतलब क्या होता है ना कि जिस बॉडी के पास सेम अमाउंट में जितना पॉजिटिव चार्ज है सेम अमाउंट में क्या होना चाहिए आपका निगेटिव चार्ज। अगर 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास 5 कूलम क्या होना चाहिए आपका निगेटिव चार्ज भी होना चाहिए, 5 कूलम क्या होना चाहिए आपका निगेटिव चार्ज भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, तो उसको न्यूट्रल बॉडी, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और क्या हो गया आपका निगेटिव चार्ज हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं आपका, लाइक चार्ज क्या करेगा आपका रिपेल करेगा और अनलाइक चार्ज क्या करेगा आपका अट्रैक्ट करेगा। मतलब क्या कि लाइक चार्ज मतलब क्या कि पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में क्या होगा आपका रिपल्सन होगा, दोनों के बीच में क्या होगा आपका रिपल्सन। अगर नेगेटिव नेगेटिव है तब भी दोनों के बीच में क्या होगा आपका रिपल्सन ही होगा, है ना। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या होगा आपका दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, दोनों के बीच में क्या होगा आपका अट्रैक्शन होगा, है ना। तो अगर लाइक चार्ज है तो रिपल्सन और अनलाइक चार्ज है तो क्या होगा आपका अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आ जाइए, चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। मतलब क्या किसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इसके पास क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। ओके, अब आते हैं चार्ज इज एडिटिव नेचर। चार्ज एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर मतलब क्या होता है कि चार्ज को हम सिंपल जैसे नंबर को ऐड करते हैं वैसे ही चार्ज को भी हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में 2 कूलम प्लस 5 कूलम -3 कूलम कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 कितना 7, 7 - 3 कितना 4, यानी कि बचा कितना हमारे पास 4 कूलम। तो चार्ज को हम लोग नंबर की तरह क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, हम कह सकते हैं चार्ज इज एडिटिव नेचर हो गया। चार्ज क्या हो गया आपका एडिटिव नेचर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। फिर से एक बार
चार्ज का दो टाइप्स होता है, कौन कौन सा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, लाइक चार्ज क्या करेगा आपका, रिपेल करेगा, अनलाइक चार्ज क्या करेगा आपका, अट्रैक्ट करेगा। चार्ज जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है आपका, स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज आपका एडिटिव नेचर का होता है, चार्ज कैसा होता है आपका, एडिटिव नेचर का होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं चार्ज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड मतलब क्या होता है कि चार्ज हमेशा इंटीजर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चार्ज हमेशा क्या होगा आपका, इंटीजर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मतलब क्या कि चार्ज किसी बॉडी से अगर डोनेट कर रहा है, एक शिफ्ट कर रहा है, तो वो पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आपको, गेन करेगा। ऐसा नहीं कि चार्ज 1/2, 3/2, 4/2 इस तरह का लॉस और गेन करता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो लॉस और गेन होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को देता है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पूरा कंप्लीट देता है ना। तो ये चीज है। तो चार्ज क्वांटाइजेशन मतलब क्या, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीजर, नॉट इन फ्रैक्शन और डेसिमल। हाँ, स्टैंडर्ड डेसिमल में एग्जिस्ट करता है, बट सिंपल डेसिमल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये आपका चार्ज क्वांटाइज्ड हो गया। क्वांटाइज मतलब चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीजर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट रेदर देन कंटिन्यूअस अमाउंट, है ना। मतलब वही चीज है, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी दुकान में गए समोसा लेने, तो समोसा लेने गए तो ऐसा तो नहीं कि आप उससे आधा समोसा मांगिएगा। मान लीजिए समोसा का दाम 10 रुपीज है, आप बोले कि नहीं भैया हम 5 रुपया दे रहे हैं आपको, आप हमको आधा समोसा दीजिए। तो क्या वो आधा समोसा दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। वो आपको पूरा का पूरा एक समोसा देगा, है ना, कभी वो आधा समोसा नहीं दे सकता। सेम चीज यहाँ पे होगा कि जब हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का डोनेट करवाते हैं, जब किसी बॉडी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है आपका, डोनेट करता है। आया यहाँ तक समझ में। तो ये कहता है चार्ज क्वांटाइजेशन। चार्ज क्या हो गया आपका, क्वांटाइजेशन। ठीक है, इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इट कैन बी एक्सप्रेस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। मतलब क्या, Q इक्वल टू क्या हो गया आपका, एनी। Q इक्वल टू क्या हो गया आपका, एनी। जहाँ पे Q क्या है आपका, चार्ज हो गया। Q यहाँ पे क्या होगा, चार्ज। N इक्वल टू नंबर इंटीजर्स, यानी कि 1+2 प्लस माइनस भी लिख सकते हैं आपका, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। और E इक्वल टू क्या हो गया आपका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E इक्वल टू क्या हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना, -19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना होगा आपका, -19 कूलम। यहाँ पे माइनस नहीं ला रहे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम प्लस माइनस लगा चुके हैं। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। थोड़ा सा हम इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है आप लोग को, क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका, ये आपका स्मॉलेस्ट चार्ज होता है। इट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। ये सबसे क्या होता है आपका, स्मॉलेस्ट चार्ज बॉडी होता है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल्स होता है, चार्ज पार्टिकल। ये क्या हो गया आपका, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल हो गया। ठीक है, जनरली इसका जो मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम दिया गया था, वो दिया गया था मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिया गया था, है ना। एक्सपेरिमेंट के द्वारा लाया गया था वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, तो याद रखना है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम से छोटा चार्ज अब पॉसिबल नहीं है ना। पॉसिबल है बट उसके बारे में बात करेंगे, जिसको हम क्वार्क बोलते हैं, फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करता है वो। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि चार्ज सबसे छोटा चार्ज होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो सबसे छोटा चार्ज होता है, और उसका वैल्यू जो दिया गया है मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ गए आप। ठीक है, याद रखना सबसे ज्यादा इस पे क्वेश्चन भी दिया गया था, नीट में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, तो करेंगे क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे। आते हैं यहाँ पे, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज कंजर्वेटिव नेचर का होता है, मतलब क्या कि चार्ज ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। बात आया समझ में, है ना। तो यहाँ पे द अल्जेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कि टोटल चार्ज बॉडी का क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। टोटल चार्ज बॉडी का क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या कि चार्ज को जब हम किसी बॉडी से रब करते हैं, किसी चार्ज बॉडी को हम रब करते हैं या फिर किसी भी बॉडी को रब करते हैं, तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है हम लोग, तो वो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है ना। चार्ज ट्रांसफर कर रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, बट टोटल चार्ज यानी कि दोनों बॉडी का जब हम ऐड करेंगे टोटल चार्ज, तो वो क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास
जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो बॉडी है, एक ये बॉडी है, दूसरा ये बॉडी है, ठीक है। इसके पास चार्ज Q1 है, इसके पास क्या है आपका चार्ज Q2 है, ठीक है। ये चार्ज कुछ इसको दिया होगा बाद में, तो मान लीजिए चार्ज Q1 डैश हो गया, इसके पास चार्ज क्या हो गया आपका Q2 डैश हो गया। ये चार्ज इसको दिया होगा, लॉस किया हो, गेन किया, जो भी हुआ होगा, ठीक है। एक लॉस किया हो, एक गेन किया हो, तो चार्ज करने के बाद ये बिफोर चार्ज हो गया, बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग हो गया, ये आफ्टर चार्जिंग हो गया, आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। इसको चार्ज करने के बाद इसके पास चार्ज कितना Q1 डैश और Q2 डैश हो गया। तो चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 डैश प्लस क्या हो जाएगा आपका Q2 डैश होगा। मतलब कि नेट चार्ज, इस पूरे बॉडी का नेट चार्ज बिफोर शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग, बिफोर शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग चार्ज क्या होगा आपका कॉन्स्ट, मतलब क्या कि बिफोर चार्ज है या फिर आफ्टर चार्ज शेयरिंग है, तो दोनों का चार्ज का वैल्यू क्या होगा आपका सम कांस्टेंट होगा, इक्वल होगा। तो यही क्या कहता है चार्ज कंजर्वेशन। मतलब चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो क्या किया जा सकता है आपका डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बात आया समझ में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आगे देखते हैं इसमें। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्वार्क्स के बारे में, तो यहाँ पे आप आ ही गया क्वार्क्स क्या होता है। देखिए क्वार्क क्या होता है। रिसेंटली द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वार्क्स ऑफ चार्ज 1/3 electron and 2/3 electron has been postulated. If the quarks are detected in any experiment with concrete practical evidence, then the minimum value of quantum of charge will be either 1/3 electron or either 2/3 electron. However, the law of quantization will be hold good. मतलब क्या कहता है आपका चार्ज क्वांटाइजेशन, क्या कहता है आपका कि एक ऐसा सबस्टांस, मान ली कोई एक सबस्टांस है जनरली बहुत ही कम एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग क्वार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्वार्क्स बोलते हैं, ठीक है ना। जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करता है। वो कितना होता है 1/3 इलेक्ट्रॉन होता है, और कितना आपका 2/3 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको जब हम लोग क्वांटाइजेशन यानी कि मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं, हम लोग आगे पढ़ना है वहाँ पे पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि जो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन जो होता है इन्हीं दोनों से मिलकर बना हुआ रहता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे कह रहा है द लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन विल होल्ड गुड, मतलब क्या कि इन दोनों को सम करने के बाद एक पूरा फ्रैक्शन नहीं इंटीजर फॉर्मेट में आ जाए, क्या आ जाएगा आपका, तो प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन, प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन और इलेक्ट्रॉन का जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बनता है आपका इसी क्वार्क से बनता है। तो क्वार्क एक सब्सटेंस होता है जिसका चार्ज फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करता है। क्या चार्ज क्या होता है आपका, फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वार्क्स। अब आते हैं कुलॉम्स लॉ। कुलॉम्स लॉ क्या होता है, जनरली कुलॉम्स के द्वारा बताया गया कि अगर मान लीजिए दो बॉडी चार्ज है और दोनों बॉडी को पास में रखा जाता है, तो दोनों बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दोनों बॉडी क्या करेगा आपका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कुलॉम्स के द्वारा दिया गया था। तो कुलॉम्स के द्वारा दिया, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या बताया कि मान लीजिए कि हमारे पास दो बॉडी है, हमारे पास दो बॉडी है, जैसे कि यहाँ पे दो बॉडी है, Q चार्ज, इसके पास Q1 चार्ज है, इसके पास क्या आपका Q2 चार्ज है ना। दो बॉडी है, दोनों के पास चार्ज डिफरेंट है, और दोनों का डिस्टेंस मान लेते हैं RS। डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेंगे, बॉडी के सेंटर से लेंगे, है ना। डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लेंगे, बॉडी के सेंटर से, ठीक है ना। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया आपका R हो गया, ठीक है। तो जब R हो गया तो कुलॉम्स लॉ क्या कहता है, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, एंड चार्ज जो होगा यानी कि दूसरा फोर्स जो हो गया आपका, फोर्स जो हो गया आपका डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रिपल्सन बोल सकते हैं बिटवीन टू पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज and inversely proportional to square of the distance between them act along the line joining the two charges। मतलब डिफिनेशन याद होना चाहिए कुलॉम्स लॉ का। स्टेटमेंट क्या है फिर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ, कुलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges, electrostatic force between two charges is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to a square of the distance between them, and force lies along the joining the two charge body। force जो होगा हमेशा
इन दोनों लाइन के ज्वाइन के अलोंग होगा, ना कि इधर होगा ना कि इधर होगा, ऐसे होगा। हमेशा जो फोर्स होगा आपका इसी लाइन के अलोंग, या तो इस तरफ होगा या तो फिर इसके तरफ होगा, मतलब लाइन के अलोंग ही होना चाहिए फोर्स। ठीक है, तो क्लॉम्स ने क्या कहा, क्लॉम्स ने कहा कि फोर्स जो होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो अब इन दोनों को मिला देंगे तो फोर्स क्या हो गया आपका, फोर्स हो गया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय कितना हो गया आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है आपका F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय कितना आर स्क्वायर। के Q1 Q2 बाय कितना आ जाएगा आपका आर स्क्वायर, जहाँ पे के क्या है आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, है ना, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो कि पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, पॉजिटिव होता है हमेशा, वैल्यू याद रखिएगा, है ना। तो ये के हो गया आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और के का वैल्यू होता है आपका, के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा के का वैल्यू क्या होता है आपका 1/4πε0, 1/4πε0। दूसरा वैल्यू के का क्या होता है आपका फॉर वैक्यूम के लिए, किसके लिए, वैक्यूम के लिए के का वैल्यू होता है 1/4πε0, याद रखना है। के का वैल्यू एक होता है आपका 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये वैक्यूम के लिए, ये भी वैक्यूम के लिए। के का वैल्यू कितना 1/4πε0, 1 बाई कितना 4πε0, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम में परमिटिविटी है ना। परमिटिविटी क्या होता है वही बताएंगे आगे। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या आपका परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फोर्स का फॉर्मूला याद हो गया होगा, F इक्वल टू क्या के Q1 Q2 बाय कितना आर स्क्वायर, F इक्वल टू क्या के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्लॉम्स लॉ क्या कहता है, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। जैसे हमको याद है वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है ना। तो फोर्स याद होना चाहिए, कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट याद होना चाहिए फॉर बोर्ड के लिए, है ना। बाकी जेईई नीट के लिए याद जरूरत नहीं, बस फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, के का वैल्यू कितना हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और के का वैल्यू कितना होता है 1/4πε0। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका बताइए, एप्सिलॉन नॉट आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम का परमिटिविटी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, आगे में अब आते हैं फॉर मीडियम के लिए, किसके लिए, मीडियम के लिए। के का जो वैल्यू हो जाता है आपका 1/4πε, 1/4πε, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन यहाँ पे क्या आपका एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मतलब क्या किसी मीडियम का परमिटिविटी है, किसी मीडियम का क्या है आपका परमिटिविटी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीडियम का परमिटिविटी, ठीक है। अब आते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको आप रिलेटिव परमिटिविटी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी बोल सकते हैं, या ही बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। इसका चार नाम है आपका, पहला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रखिएगा, या फिर इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, या फिर आपको क्या बोलते हैं स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, है ना। याद हुआ क्या क्या बोल सकते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, और क्या बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट बोल सकते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होता है आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो, इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ permittivity in medium to the permittivity in vacuum, permittivity in medium to the permittivity in vacuum, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन, मतलब का के का वैल्यू क्या होगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन आर। अच्छा, इसको एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं और के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, ये आपको समझ में आया हो के का वैल्यू एप्सिलॉन बाई कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो एक और यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू आ जाएगा आपका एफ नॉट बाई एफ एम, मतलब क्या कि फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन मीडियम,
है ना। के का वैल्यू क्या आ गया, वो एफ नॉट बाय कितना आ जाएगा आपका एफ एम, ठीक है। उसको उतारते भी चलना है, एफ नॉट बाय क्या हो जाएगा आपका एफ एम। हम सारा पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। तो एफ के का वैल्यू एफ नॉट बाय कितना हो जाएगा आपका एफ एम, ठीक। अब आते हैं फोर्स इन वैक्यूम। फोर्स इन वैक्यूम में क्या होगा, एफ का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय कितना आ जाएगा आपका आर स्क्वायर। एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स किस में है आपका वैक्यूम में, फोर्स किस में है आपका वैक्यूम में, ठीक है। मीडियम में क्या आ जाएगा, एफ इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना आ जाएगा आपका आर स्क्वायर आ जाएगा। ये मीडियम में फोर्स आ गया। फोर्स का वैल्यू कितना आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना आ जाएगा आपका आर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। फिर से एक बार समझ लीजिए, फोर्स इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना आ जाएगा आपका आर स्क्वायर मीडियम में, ठीक है। मतलब कि मीडियम में यानी कि दो चार्ज बॉडी को हम जब मीडियम में रखते हैं तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो डिक्रीज कर जाता है। वो क्या हो जाता है आपका डिक्रीज कर। थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि दो चार्ज बॉडी है, दो चार्ज बॉडी है और दोनों चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स लग रहा है और ये वैक्यूम में रखा हुआ है, ठीक है। दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में रिपल्सन लग रहा होगा, तो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा एफ। दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा आपका फोर्स लग रहा होगा एफ, ठीक है ना। तो ये होगा आपका फोर्स इन वैक्यूम। इसमें होगा आपका फोर्स इन वैक्यूम, लिख देते हैं फोर्स इन वैक्यूम एफ लग रहा है, ठीक है। अब इसी चार्ज बॉडी को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, इसी चार्ज बॉडी को हम लेके जा रहे हैं मीडियम में। कहाँ लेके जा रहे हैं, मीडियम में लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही मीडियम में लेके जाएंगे, जैसे ही मीडियम में लेके जाएंगे, नेट फोर्स कांस्टेंट, नेट फोर्स जो होगा आपका वो कांस्टेंट रहेगा कि बदल जाएगा। नेट फोर्स जो होगा कांस्टेंट रहेगा कि बदल जाएगा। नेट फोर्स जो होगा आपका बदल जाएगा, बट फोर्स एक दूसरे के बीच में बदलेगा नहीं, ठीक है। जैसे कि हमने क्या कहा कि जितना फोर्स ये अप्लाई उधर कर रहा था उतना फोर्स अंदर में भी अप्लाई करेगा, लेकिन नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ नेट फोर्स क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और वो नेट फोर्स कितना आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेर एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा आपका रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा, है ना, ठीक है। और एप्सिलॉन आर को जनरली हम लोग के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन आर को जनरली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। और के का वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग कितना होगा एप्सिलॉन बाय कितना एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन आर। के का वैल्यू एफ ओ बाय कितना एफ नॉट, एफ ओ इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाई एफ एम क्या होगा फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन क्या हो गया आपका मीडियम, ठीक है। हेलो, हाँ देखिए तो कुछ हुआ है क्या, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट दीजिए। एसी क्यों नहीं कर रहा है। हाँ तो हम बात कर रहे थे क्या आपका के इज इक्वल टू कितना होगा एफ ओ बाई एफ एम। एफ नॉट मतलब क्या फोर्स इन, यहाँ पे लिख सकते हैं आपका एफ नॉट जो होगा आपका, ये हो गया आपका वैक्यूम का फोर्स, फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम,
ये क्या हो जाएगा फोर्स इन वैक्यूम, और ये क्या हो जाएगा फोर्स इन मीडियम। ठीक है, तो अगर मीडियम में जाने के बाद नेट फोर्स चेंज होता है ना, एक दूसरे पे फोर्स चेंज नहीं होता है, नेट फोर्स चेंज होता है। क्या होता है आपका नेट फोर्स चेंज होता है। अच्छा अब आते हैं एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है आपका। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट याद होना चाहिए, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। और 1/4 का वैल्यू कितना होता है, शॉर्ट में हम लोग यानी नियरेस्ट पॉइंट पे लिखते हैं 9 इंटू 10⁻9। कितना लिखते हैं हम लोग 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फोर्स इन मीडियम और फोर्स इन वैक्यूम पढ़ लिए। हमने एक पॉइंट यहाँ पे बताया जो इंपॉर्टेंट है कि जो वैक्यूम में जाने के बाद वैक्यूम में जो फोर्स होता है और मीडियम के बाद जो फोर्स होता है, तो वो नेट फोर्स क्या रहता है आपका बदलता है, बट एग्जैक्टली जो एक दूसरे के फोर्स लगता है वो चेंज नहीं होता, नेट फोर्स बदलता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में, देखिए यहाँ पे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये बोर्ड इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, मान लेते हैं आपका वैक्यूम की बात कर रहे हैं, किसके बात कर रहे हैं वैक्यूम का। ठीक, देखिए दो चार्ज आपका, एक पहला आपका Q1 चार्ज है, दूसरा क्या आपका Q2 चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ आपका R डिस्टेंस दिया हुआ। इसको वेक्टर फॉर्म में हम R12 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस पे रिप्रेजेंट कर, मतलब कि फोर्स किस पे लगा रहा है 2 पे, तो R12, अब फोर्स 2 पे लगा तो R21 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में रिपल्सन हो, एक का फोर्स इधर एक का फोर्स उधर होगा। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे, देखिए F12 इक्वल टू क्या होगा 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे आर कैप से यानी कि R21 से क्या, या फिर आर कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। आर कैप यहाँ पे क्या होता है, आर कैप जो होता है आपका यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है आपका यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर ऑफ क्या होगा आपका वेक्टर आर। आर कैप का फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर आर बाई क्या हो जाएगा आपका आर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर आर बाई क्या हो जाएगा आपका आर का मैग्नीट्यूड। आर कैप का मतलब फॉर्मूला वेक्टर आर बाई आर का मैग्नीट्यूड, है ना, तो याद रखिएगा। तो पहला तो फॉर्मूला ये हो गया आपका कि 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप वेक्टर, है ना, आर कैप वेक्टर। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना। चलिए आगे बताते हैं, अगर Q1 Q2 लेस देन 0 होगा, पहला तो हमने पढ़ा Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है। अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट क्या होगा आपका ग्रेटर लेस देन 0 होगा, तब फॉर्मूला क्या होगा 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या फिर F21 भी लिख सकते हैं 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू R21। ठीक है, मतलब दोनों में ग्रेटर देन 0 हो चाहे लेस देन 0 हो, दोनों का वैल्यू क्या होता है आपका सेम ही होता है, दोनों का वैल्यू क्या होता है आपका सेम ही होता है ना। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं दोनों केसेस में F12 जो होगा आपका F21 के क्या होगा बराबर होगा, बट F12 जो होगा F21 के बराबर होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा आपका अपोजिट होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा आपका अपोजिट होगा। ये किस वाले केस में आपका लेस देन की 0 में, है ना, इस वाले में केस हो गया आपका, देखिए F12 F21, तो ये इधर फोर्स लगा रहा है इधर फोर्स लगा रहा है, बात समझ में आ रहा है ना। ये वाला केस में क्या होगा, देखिए इस वाले केस में अगर दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है, इधर भी क्या होगा डायरेक्शन डायरेक्शन क्या होगा आपका अपोजिट हो गया। मतलब कि मान ली दो चार्ज बॉडी है, दो चार्ज बॉडी है और दोनों के बीच में चार्ज Q1 Q2 है, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है पॉजिटिव है, तो इधर इधर फोर्स लगेगा अपोजिट। अबे तो यहाँ पे हम लिख सकते इसको मान लेते F12, इसको क्या मान लेते F21, है ना। तो F12 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस F21 होगा, इक्वल टू क्या होगा आपका माइनस F2, मतलब क्या कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा दोनों का डिफरेंट होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा आपका डिफरेंट होगा। बात समझ में आया, आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है ना। तो वेक्टर फॉर्मेट में ये हो गया आपका, वेक्टर फॉर्मेट में ये हो गया। तो वेक्टर फॉर्मेट समझ में आया, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं वेक्टर फॉर्मेट में। हाँ, यहाँ पे आप एक्सप्लेन करते हैं पूरा फिर से, देखिएगा। जैसे मान लीजिए क्या ना कि दो चार्ज है, दो चार्ज है आपका Q1 है और दूसरा क्या आपका Q2 चार्ज है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना R दिया हुआ है,
तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। इसको हम वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर कैप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या। हम बता चुके हैं आर कैप क्या होता है आपका यूनिट वेक्टर होता है, आर कैप क्या होता है आपका यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन अलोंग द वेक्टर जिसका यूनिट वेक्टर हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आर कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन जिस वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आर कैप का फॉर्मूला वेक्टर आर बाई क्या हो जाएगा आपका आर का मैग्नीट्यूड, आर कैप का फॉर्मूला क्या होगा वेक्टर आर बाई क्या हो जाएगा आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, है ना। तो आर कैप हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया पहला फॉर्मूला। अगर आर कैप रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर रहेगा, और हम लोग अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े कि 1/4πε0 Q1 Q2 बाई यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा। अच्छा एक स्टेटमेंट एक बार और लिखेंगे इसको, आर क्यूब इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आर कैप को वेक्टर आर बाई आर का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख सकते हैं ना, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका बताइए 1/4πε0 Q1 Q2 बाई कितना हो जाएगा आपका आर क्यू इंटू कितना होगा वेक्टर आर हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना वेक्टर फॉर्मेट में। अगर कैप रहेगा यहाँ पे तो आर स्क्वायर होगा, अगर यहाँ पे वेक्टर रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आर क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। तो ये आपको आना चाहिए वेक्टर फॉर्मेट में आना चाहिए कि अगर कैप रहेगा तो आर स्क्वायर और कैप यानी कि वेक्टर फॉर्मेट में रहेगा तो आर क्यू आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका, कभी बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछा खास करके नेट में 2-3 बार आ चुका है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आगे देखते हैं, तो ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्मेट में, देख लीजिए F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर क्यू इंटू वेक्टर, है ना। यहाँ पे सेम चीज वही है आपका, ठीक है। द क्यूबिक टर्म ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सिंपल बिकॉज ऑफ द वेक्टर फॉर्म अदरवाइज द लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब क्या कि जनरली अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखते हैं तभी यहाँ पे क्यूबिक आता है, नहीं तो क्यूबिक नहीं रहेगा, हमेशा क्या रहेगा आपका एफ हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम रहेगा, है ना। वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तभी क्यूब आएगा, नहीं तो क्यूब नहीं आएगा, याद रखिएगा। अब आते हैं यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है आपका कूलम होता है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो जाता है आपका कूलम। 1 कूलम का मतलब क्या होता है आपका, अगर जैसे 1 कूलम का मतलब क्या है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट चार्ज which when placed at rest in vacuum at distance of 1 meter from an equal and similar stationary charge repels it is repelled by with the force is 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। मतलब क्या 1 कूलम मतलब क्या कि जब हम किसी भी चार्ज को हम लोग रेस्ट में रखते हैं वैक्यूम में, है ना, दूसरा चार्ज को क्या करेगा रिपेल करेगा, क्या करेगा आपका रिपेल करेगा कितना फोर्स से 9 into 10 to the power 9 न्यूटन फोर्स से जब रिपेल करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 कूलम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको 1 कूलम बोलेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं ना, ठीक है। याद रखिएगा सिस्टम ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है आपका कूलम होता है ना। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है आपका कूलम होता है। 1 कूलम मतलब क्या, जब हम किसी चार्ज को वैक्यूम में रखेंगे प्लेस करेंगे वैक्यूम में, तो वैक्यूम में प्लेस करने के बाद डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए आपका दोनों चार्ज के बीच में, दोनों चार्ज के डिस्टेंस कितना होना चाहिए आपका 1 मीटर फोर्स होना 1 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, और दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किसके बराबर होगा 9 into 10 to the power 9 न्यूटन होगा। तब हम कहेंगे चार्ज कितना था, दोनों के पास चार्ज कितना था आपका 1 कूलम चार्ज, कितना कूलम था चार्ज आपका 1 कूलम चार्ज था। गॉट माई पॉइंट, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि आज हम लोग पूरा का पूरा वन शॉट कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे पूरा ये चैप्टर को कंप्लीट कर, है ना। और हमारा पूरा कोशिश रहेगा चैप्टर को कंप्लीट करें ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। आप एक बार में पूरा वीडियो देखिए और पूरा का पूरा वीडियो करके थ्योरी को एक बार क्या कर सकते हैं आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर थ्योरी याद हो जाएगा तो न्यूमेरिकल भी बनेगा, न्यूमेरिकल के साथ जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहाँ पे न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी फिर से समझाएंगे वहाँ पे, ठीक है, ताकि रिलेट कर पाएंगे आप, है ना। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ ताकि इसलिए थ्योरी करवा रहे हैं ताकि कम से कम आपका बेस क्या हो जाए स्ट्रांग हो जाए। जब बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो न्यूमेरिकल आराम से बनना शुरू हो जाएगा, है ना। वहाँ पे न्यूमेरिकल जब हम बनवाएंगे तो साथ में थ्योरी भी कवर करवाएंगे वहाँ पे, ठीक है। जिस टाइप का जैसे टाइप वाइज न्यूमेरिकल बनाएंगे कि इस जैसे अभी आप पढ़ा रहे हैं आपका कूलम्ब्स लॉ पढ़ा रहे हैं, यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा है तो चार्ज का क्वेश्चन करवाएंगे, तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज फिर से रिमेंबर करवाएंगे, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला फिर से रिमेंबर करवाएंगे, है ना। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, ठीक है।
अगर मान लेते हैं कि के का सॉरी सीजीएस यूनिट क्या हो जाता है आपका इलेक्ट्रो चार्ज का, तो पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम हो जाता है। द यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेशनरी स्टैटिक कूलम होता है, और ईएसयू ऑफ चार्ज भी होता है। क्या होता है आपका ईएसयू ऑफ चार्ज भी होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा आपका, ठीक है। एक चीज और याद है यहाँ पे रखना है आपका, यहाँ पे एक चीज और याद रखना है, एक चीज और, चार्ज का यूनिट होता है सीजीएस में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम भी होता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में हम लिख सकते हैं क्या, ईएमयू लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, ईएमयू, मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, है ना। मतलब क्या, याद रखिएगा कि चार्ज का जो यूनिट होता है पहला, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा आपका, कूलम हो जाएगा। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा आपका, कूलम हो जाएगा। सीजीएस में क्या हो जाता है आपका, सीजीएस में होता है सीजीएस में होता है आपका ईएसयू, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। सीजीएस में क्या हो जाएगा आपका ईएसयू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। और भी यूनिट होता है इसको, और फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, फ्रैंकलिन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैंकलिन बोलते हैं। और भी सीजीएस यूनिट में होता है आपका फराडे होता है। क्या होता है आपका, फराडे होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा आपका, फ्राडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, फ्राडे, है ना। और 1 फ्राडे इक्वल टू होता है 96500 कूलम। 1 फ्राडे इक्वल टू कितना, 96500 कूलम। ये सबसे ज्यादा चार्ज होता है, चार्ज का यूनिट होता है फ्राडे। और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है आपका, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा बताइए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, फ्रैंकलिन। क्या हो जाएगा आपका, फ्रैंकलिन, है ना। तो सबसे छोटा चार्ज यूनिट क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। लार्ज यूनिट क्या होता है आपका, फ्राडे होता है। 1 फ्राडे कितना होता है, 500 कूलम होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना होना चाहिए। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे लिखा है क्या कि 1 ईएमयू मतलब क्या, कूलम ईएसयू ऑफ चार्ज। 1 यू मतलब 1 कूलम ईएसयू ऑफ चार्ज। 1 यू ऑफ चार्ज इक्वल टू क्या होगा, 3 × 10⁻10 ईएसयू ऑफ चार्ज होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 ईएमयू ऑफ चार्ज इक्वल टू 3 × 10⁻10 ईएसयू ऑफ चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। 1 कूलम ऑफ चार्ज इक्वल टू कितना, 1 कूलम ऑफ चार्ज इक्वल टू कितना, 3 × 10⁻9 स्टैटिक कूलम होता है ना। 1 एबी कूलम इक्वल टू 10 कूलम होता है। 1 एबी कूलम इक्वल टू क्या होता है आपका, 10 कूलम होता है, याद रखिएगा इससे। 1 एबी कूलम इक्वल टू कितना हो जाता है आपका, 10 कूलम हो जाता है, ठीक है। हाँ, यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, समस्या, दुख दर्द कुछ भी हो तो बताइए जल्दी से, कुछ भी हो बताइए जल्दी से। नहीं, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1 एबी कूलम इक्वल टू कितना, 10 कूलम, कितना हो गया आपका, 10 कूलम, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं आपका रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, या फिर डायरेक्टरी कांस्टेंट क्या होता है, फिर स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी क्या होता है, डायरेक्टरी कोफिशिएंट क्या होता है। क्योंकि नो, ये सारा एक ही का नाम है, डायरेक्टरी कांस्टेंट का, ठीक है, सारा एक ही नाम है। देखिए आप पीछे भी लिख चुके हैं, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। मतलब के का वैल्यू क्या होगा आपका, एप्सिलॉन बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। ये पीछे बता चुके हैं, के का वैल्यू कितना होगा, एप्सिलॉन बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन क्या हो जाएगा आपका, वैक्यूम हो जाएगा। परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी क्या होगा आपका, वैक्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी और specific inductive capacity or dielectric coefficient can also be defined as the ratio of the electrostatic force between two charges separated by the certain distance in vacuum to the electrostatic force between two charges separated by same distance in the medium। मतलब पीछे बता चुके हैं कि आपका k का जो वैल्यू होता है आपका एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि परमिटिविटी इन मीडियम, परमिटिविटी इन वैक्यूम, या फिर के का वैल्यू हो जाएगा आपका फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम। दोनों का बीच का डिस्टेंस चार्ज का क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस का क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ पे, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता है, ये आपका क्या होता है, यूनिट लेस्ड होता है। यूनिट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है आपका, ये यूनिट लेस होता है। क्या होता है आपका, यूनिट लेस। क्यों, क्योंकि ऊपर भी सेम क्वांटिटी है, नीचे भी क्या आपका सेम, डिनोमिनेटर में भी सेम, न्यूमरेटर में क्या आपका सेम, तो दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल।
तो डायरेक्टली कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, लेस हो जाएगा, मतलब कोई यूनिट नहीं होता है इसका। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर में, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये पेन है, या हमारे पास कोई भी बॉडी है जो कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी है, ठीक है, क्योंकि जो भी हम लोग पीछे फॉर्मूला पढ़े, कूलॉम्स लॉ जो पढ़े, वो पॉइंट चार्ज के लिए पढ़े। किसके लिए पढ़े हम लोग, पॉइंट चार्ज के लिए पढ़े। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़े हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए कि कोई एक बॉडी से पेन है, इस पेन में हर जगह चार्ज का क्वांटिटी क्या है आपका, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हर पॉइंट पे चार्ज क्या होगा, अलग अलग होगा, तो हर पॉइंट पे चार्ज कैसे निकालेंगे, इस टॉपिक में देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम आते हैं लिनियर चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले क्या देखेंगे, लिनियर चार्ज डेंसिटी। तो लिनियर चार्ज डेंसिटी क्या है आपका, चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज क्या आपका लिनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज क्या आपका लिनियर चार्ज डेंसिटी, या फिर लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल भी लिख सकते हैं, डी क्यू बाई क्या लिख सकते हैं इसको, डी एल भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, मान लीजिए जैसे कि इस पॉइंट का हमको चार्ज निकालना है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, डी क्यू बाई इसका लेंथ ले लेंगे, तो डी क्यू बाई क्या हो जाएगा आपका, डी एल हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना। अगर मान लीजिए कि हमको चार्ज का पूरे बॉडी का चार्ज निकालना है और लेमडा दिया हुआ, यानी कि लेमडा मतलब क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है हमको पूरे बॉडी का। जैसे मान लीजिए कि रॉड है आपका, एक रॉड है, इसका लेमडा दिया हुआ है और पूरे बॉडी का चार्ज निकालना है, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लेमडा इंटू डी एल हो जाएगा। लेमडा इंटू कितना हो जाएगा आपका, डी एल हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे, क्यू इक्वल टू क्या होगा, लेमडा इंटू डी एल का इंटीग्रेशन, लेमडा इंटू क्या होगा, डी एल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कुलॉम मीटर, यूनिट क्या हो जाएगा आपका, कुलॉम मीटर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट नंबर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज क्या आपका, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एस यूनिट क्या हो जाएगा आपका, कुलॉम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एस यूनिट क्या हो जाएगा आपका, कुलॉम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई एरिया। क्यू बाई एरिया को हम लोग एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यू बाई एरिया, क्यू बाई क्या हो जाएगा आपका, एरिया। तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एरिया, सिग्मा इक्वल टू क्या, डी क्यू बाई डी एस भी लिख सकते हैं, है ना, स्मॉल चार्ज बॉडी के लिए। जैसे कि मान लीजिए पूरा एक बॉडी है, पूरा एक क्या आपका बॉडी है ना, इसमें हम चाहते हैं कि बस इतना कहीं हम क्या निकालें, चार्ज निकालें, इतना ही कहीं सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लें। तो आप देखिए इसके पास मान लीजिए चार्ज डी क्यू, क्योंकि पूरे के पास चार्ज बहुत सारा है, लेकिन इस पॉइंट का चार्ज कितना है आपका, डी क्यू है, और इस पूरे का एरिया कितना आपका, डी एस है। तो चार्ज इक्वल टू कितना होगा, डी क्यू बाई कितना हो जाएगा, डी एस। अब मान लीजिए कि इस पूरे बॉडी का लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, और इस पूरे बॉडी का चार्ज निकालना है, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा इंटू डी एस हो जाएगा। सिग्मा इंटू कितना हो जाएगा आपका, डी एस हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना, ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट नंबर आ जाइए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट नंबर आ जाइए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या कहता है आपका, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज क्या आपका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यूनिट क्या हो जाएगा आपका, कुलॉम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा आपका, कुलॉम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा आपका, कुलॉम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। तो रो इक्वल टू कितना होगा, क्यू बाई रो, क्यू बाई आर। क्यू बाई कितना हो जाएगा आपका, सॉरी क्यू बाई वॉल्यूम है यहाँ पे, क्यू बाई क्या है आपका, वॉल्यूम। रो इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई वॉल्यूम, है ना, डी क्यू के लिए। तो मान लीजिए कि पूरा बॉडी भी वॉल्यूम है, तो भी वॉल्यूम में स्मॉल वॉल्यूम में कितना चार्ज, डी क्यू बाई कितना हो जाएगा आपका, डी बी। डी क्यू बाई कितना हो जाएगा आपका, डी बी होगा। और पूरे बॉडी के लिए निकालना चाहते हैं अगर, तो पूरे तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्यू इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू कितना, डी भी। पूरे बॉडी के लिए निकालना चाहते हैं तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सॉरी क्यू इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू कितना, डी भी। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा पूरे बॉडी का क्या निकल गया आपका, चार्ज निकल गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी समझ में आया। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लीनियर बॉडी का निकालेंगे, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेमडा इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई एल, है ना। उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज मतलब प्लेन के लिए निकालेंगे, तो प्लेन में कितना चार्ज है उसको रिप्रेजेंट करें, तो पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, चार्ज पर यूनिट एरिया नोन एज का सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई ए हो जाएगा, क्यू बाई कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा,
है ना। यूनिट क्या होगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। उस प्रकार हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालते हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। फार्मूला क्यू रो इक्वल टू क्यू बाई भी हो जाएगा। क्यू बाई कितना हो जाएगा आपका, भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 पार्ट में, जिसको अब हम बेसिक चीज पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। चार्ज क्या होता है, चार्ज के बारे में पढ़ लिए हम। ठीक है, उसके बाद कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़े, क्योंकि हम सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर चीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे। सुपरपोजिशन लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू इक्वल एंड लाइक चार्ज, ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। टॉर्क पढ़ेंगे इन इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क इन इलेक्ट्रिक डायपोल, और वर्क डन इलेक्ट्रिक डायपोल्स। ये सारा अभी कवर करेंगे, और इतना कवर करेंगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस होप कि आप लोग को चार्ज और कूलम्ब्स लॉ अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। चार्ज और कूलम्ब्स लॉ अच्छे से समझ में आया होगा, फोर्स भी समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होगा, और नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स हमेशा क्या होगा, टुवार्ड्स द बॉडी होगा। फोर्स हमेशा क्या होगा, टुवार्ड्स द बॉडी होगा, है ना। टुवार्ड्स द क्या होगा, आपका बॉडी होगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे है कि फोर्स वाले केसेस में अगर मान लें कि बहुत सारा चार्जेस है, बहुत सारा क्या है आपका चार्जेस है, तो एक चार्ज पे जब फोर्स लगाते हैं तो सुपर पोजिशन लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, आपका सुपर पोजिशन लॉ को फॉलो करता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे F1 है, या आपका F2 है, आपका F3 है, यहाँ पे F4 है। ठीक है, तो F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3। सुपर पोजिशन लॉ क्या कहता है कि जब हम बहुत सारा सिस्टम ऑफ चार्ज पे फोर्स लगाते हैं, बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्ज पे फोर्स किसी एक चार्ज बॉडी पर लगाता है, तो सारा चार्ज बॉडी एक ही बॉडी पे फोर्स क्या करेगा, आपका अप्लाई करेगा, और एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना। तो नेट फोर्स जो होता है आपका वेक्टर सम होता है। तो फिर एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, F1 प्लस F2 प्लस क्या हो जाएगा आपका, F3 हो जाएगा। इस तरह से वेक्टर सम करते हैं, इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर सम करते हैं, है ना। तो ये सुपर पोजिशन लॉ हो गया। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। डायरेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द बॉडी, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होना चाहिए आपका, अब टुवर्ड्स द बॉडी होगा। ठीक है, डायरेक्शन ये होता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो जब तक आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आएगा फोर्स का सॉल्यूशन नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आ जाते हैं क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्जेस within which other charged particle experience electrostatic force। बात समझिए, बात क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक चार्ज है, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक चार्ज है। उस चार्ज के अराउंड, उस चार्ज के अराउंड अगर दूसरा चार्ज हम बॉडी लाते हैं, उस चार्ज के अराउंड हम दूसरा चार्ज बॉडी लाते हैं, तो दूसरा चार्ज बॉडी क्या करेगा, इस चार्ज के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इस चार्ज के कारण क्या करेगा, आपका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इस पूरे रीजन को हम क्या बोलेंगे, जितना एरिया में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज बॉडी, जिसको जनरली हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस पूरे रीजन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं ना, हम लोग जनरली आम भाषा में कि हर कुत्ता का अपना क्या होता है, एरिया होता है। अगर उस एरिया में दूसरा कुत्ता आता है तो क्या करने लगता है, भौंकने लगता है, उसको भगाता है। जैसे जैसे नजदीक आता है कुत्ते का पावर क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। मतलब कि फोर्स, मतलब फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ते जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपका बढ़ेगा, है ना। जैसे जैसे नजदीक आएगा कुत्ता, फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे दूर जाएगा फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। तो ये होता है आपका, ये समझ सकते हैं कि एक ऐसा रीजन जहाँ पे अदर चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है ना, आया समझ में। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड extends up to infinity but practically it's limited to the certain distance। theoretically जो होता है आपका, theoretically जो होगा आपका, वो infinity तक क्या कर सकते हैं, हम इसको extend कर सकते हैं, लेकिन practically आपका लिमिट certain distance तक ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों क्या आपका सेम ही नाम दिया गया है, आपका कंफ्यूजन नहीं होना है, तीनों क्या आपका सेम ही नाम है आपका। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is the electrostatic force per unit charge, positive charge acting on a
एक्टिंग ऑन ए वैनिशिंग स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस। मतलब क्या कि मान लीजिए कि हमारे पास एक चार्ज है, दूसरा एक चार्ज बॉडी, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज बॉडी जिसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, वो चार्ज बॉडी क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका एफ बाई क्यू नॉट, एफ बाई क्या हो जाएगा आपका क्यू नॉट, है ना। यहाँ पे जो आपका क्यू है वो आपका सोर्स चार्ज है और क्यू नॉट जो है आपका टेस्ट चार्ज है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ बाई कितना हो जाएगा आपका क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज नीचे आ जाता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, एफ बाई कितना हो जाएगा क्यू नॉट। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, लिमिट डेल्टा क्यू टेंस टू जीरो, एफ बाई कितना होगा, डेल्टा क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक डेफिनेशन क्या हो जाएगा आपका, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्टिंग ऑन ए स्मॉल पॉजिटिव स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं ना। फिर से एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट ए पॉइंट, एट दैट पॉइंट, ठीक है। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ बाई क्यू नॉट, एफ बाई कितना हो जाएगा आपका क्यू नॉट। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या, एफ बाई कितना हो जाएगा क्यू नॉट, एफ बाई क्या हो जाएगा आपका क्यू नॉट, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो क्यू नॉट लेंगे बहुत ही स्मॉल लेंगे, है ना, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगा, ठीक है। चलिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, इजकल टू कितना, ए बाई कितना क्यू नॉट, ए बाई कितना हो जाएगा आपका क्यू नॉट, ठीक है। आगे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंस क्यू नॉट इज टेकन पॉजिटिव, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर हम टेस्ट चार्ज का वैल्यू क्यू नॉट लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर टेस्ट चार्ज का वैल्यू क्यू नॉट लेते हैं, यहाँ पे क्यू चार्ज है, इसी कारण जो फोर्स होगा, जो फोर्स मान लेते हैं कि फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा आपका सेम होगा। जिस तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज लेंगे टेस्ट चार्ज, अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, जैसे कि हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टेस्ट चार्ज लगे पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा आपका सेम होगा, ठीक है। दूसरा नंबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज लेते हैं, मान लीजिए क्या लेते हैं नेगेटिव चार्ज, तो फोर्स का डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा आपका, इस तरफ होगा, अपोजिट होता है। नेगेटिव चार्ज अगर लेंगे टेस्ट चार्ज की जगह पे, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अगर टुवर्ड्स द बॉडी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका अवे फ्रॉम द बॉडी होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देखिए, अगर टेस्ट चार्ज की जगह पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों क्या होगा आपका सेम होगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों का क्या होगा आपका अपोजिट होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा आपका अपोजिट होगा, ठीक है। ये तो बता चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होगा आपका, न्यूटन पर कूलम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है आपका, न्यूटन पर कूलम होता है। और क्या होता है आपका, और क्या होता है आपका, और में यहाँ पे लिख सकते हैं, और में क्या लिख सकते हैं आपका वोल्ट पर मीटर, क्या लिख सकते हैं आपका वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे, आया समझ में कि नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। एक ऐसा रीजन किसी चार्ज के अराउंड, एक ऐसा रीजन जहाँ पे अदर चार्ज क्या करता हो आपका एक फोर्स एक्सपीरियंस करता हो, उस पूरे रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कहता है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज बॉडी, यानी कि फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा चार्ज बॉडी के द्वारा, टेस्ट चार्ज बॉडी के द्वारा किसी भी चार्ज के अराउंड, तो उस पूरे रीजन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कहता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मतलब क्या कि पीछे पढ़ चुके हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एफ बाई क्यू नॉट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एफ बाई क्यू नॉट, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण क्या, फोर्स रिलेटेड बाय क्यू नॉट बाय क्यू इज, टेस्ट चार्ज के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसके कारण, क्यू नॉट के कारण, क्यू के कारण, ठीक है। तो जैसे कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है आपका, फोर्स इक्वल टू क्या के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई कितना हो जाता है आपका आर स्क्वायर,
फोर्स इक्वल टू कितना के क्यू वन क्यू टू बाई कितना हो जाता है आपका आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो एफ इक्वल टू कितना 1/4 क्यू वन क्यू टू बाई आर क्यू, वेक्टर फॉर्मेट हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इज इक्वल टू कितना एफ बाई क्यू नॉट, एफ बाई कितना आपका क्यू नॉट, ठीक है। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ऐसे समझिए कि बेसिक फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है एफ बाई क्यू नॉट। ए बाई क्या होता है आपका क्यू नॉट। हमारे पास चार्ज एक क्यू है, हमारे पास चार्ज की दूसरा चार्ज क्या आपका क्यू नॉट, जहाँ पे हम कहाँ पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करवा रहे हैं, एक्सपीरियंस करवा रहे हैं। क्यू नॉट की इस चार्ज के कारण, क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस मतलब पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कौन experience कर रहा है आपका क्यू नॉट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, कौन एक्सपीरियंस कर रहा है आपका क्यू नॉट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। तो बताइए, तब बताइए इसका फोर्स कितना हो जाएगा, पहले तो बता दीजिए। तो फोर्स इक्वल टू कितना क्यू इंटू क्यू नॉट बाय कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं इक्वल टू कितना होता है, बताइए इक्वल टू क्या होता है एफ बाई क्यू नॉट। एफ बाई कितना होता है क्यू नॉट, एफ का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो के क्यू क्यू नॉट बाय कितना आर स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, वैल्यू कितना आ जाएगा आपका के क्यू बाई आर, कितना आ जाएगा आपका के क्यू बाई स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ई का वैल्यू कितना आ गया, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या के क्यू बाई आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना के क्यू बाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा। अच्छा ग्राफ कैसा होगा इसका, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ई का जो वैल्यू है, ई का जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका आर स्क्वायर है। तो आप ग्राफ में पढ़े होंगे जब भी एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होता है तो ग्राफ कैसा होता है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, कैसा होता है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं ना, आया समझ में, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हैज स्फेरिकली सिमेट्री, मतलब मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा आपका सिमेट्री होगा, चारों तरफ इस तरफ ऐसे होगा, सिमेट्री होगा, पढ़ेंगे ऐसे। अगर Q ग्रेटर देन 0 हो देन द फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, एक ऐसा चार्ज है आपका पॉजिटिव चार्ज है आपका ये, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो फील्ड किस तरफ होगा आपका, अंदर की तरफ होगा, किस तरफ होगा आपका इनवर्ड होगा, किस तरफ होगा आपका इनवर्ड होगा, याद रखिएगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो आउटवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड क्या होगा आपका इनवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस से क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है। चलिए आगे आते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग पीछे पढ़े फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हम आर कैप से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, आर कैप से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू कितना के क्यू बाई कितना आर क्यू इंटू वेक्टर आर, क्योंकि आर कैप का फॉर्मूला हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। आर कैप इक्वल टू क्या वेक्टर आर कैप इक्वल टू क्या वेक्टर आर बाय कितना आर का मैग्नीट्यूड, है ना, वेक्टर आर बाय कितना हो जाएगा आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा मान लीजिए कि वेक्टर आर जो दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस क्या दिया हुआ है जेड के कैप दिया हुआ है। तब वैल्यू पुट करेंगे तो ई का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा के क्यू इंटू ये फॉर्मूला एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस क्या हो जाएगा आपका जेड के कैप हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय कितना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस, इसको क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखना है ना नीचे तो मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे बताइए, वेक्टर फॉर्मेट का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल अंडर रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसका तो भी मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल अंडर रूट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बताइए के क्यू बाई कितना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अच्छा इन दोनों को सोल्व करिए तो ये कितना आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर कितना आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि पोजीशन वेक्टर आपका वेक्टर के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो फार्मूला क्या आ जाएगा आपका ये फार्मूला आ जाएगा। आप यहाँ से समझ में आया होगा आपको, फिर से एक बार देख लीजिए
वेक्टर ई इक्वल टू के क्यू बाई आर वेक्टर बाई आर का क्यूब हो जाएगा। अगर मान लेते वेक्टर इस तरह दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है आपका इस तरह से फॉर्मेट में दिया हुआ है, वेक्टर के फॉर्मेट में, v इक्वल टू का के क्यू बाई ये वेक्टर बाई इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका। फिर इसको सोल्व कर देंगे तो ये फार्मूला हमारा ये आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कुछ फार्मूला नहीं है, बस इसको आप खुद से कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, यह आपका आ गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसा कि हमें बताया था कूलॉम्स लॉ में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कूलॉम्स लॉ में बताया था। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है यहाँ पे देखेंगे हम। ये क्या कहता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by charge due to other charges is the vector sum of electrostatic force due to these other charges, due to this क्या आपका other charges as if they are existing individually। मतलब क्या कि मान ली बहुत सारा चार्ज है, बहुत सारा क्या आपका चार्ज, बहुत सारा क्या है आपका चार्ज है, बात समझ में आ रहा है। और चार्ज बॉडी किसी एक चार्ज पे फोर्स लगाना चाह रहा है, जब फोर्स जो लगाएगा वो क्या होगा आपका वेक्टर सम होगा। क्या होगा आपका द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस, ड्यू टू अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, vector sum of electrostatic force due to these other charges as they are existing individually। मतलब इंडिविजुअली मतलब क्या कि अदर चार्ज लगा हुआ रखा हुआ है और सभी चार्ज लगेगा, सभी चार्ज दूसरे पे फोर्स नहीं लगाएगा, इग्नोर करते हैं, और सभी चार्ज एक जिस चार्ज पे फोर्स निकाला जिस पे फोर्स लगाएगा, सभी फोर्स का सम हो जाता है आपका, यही क्या कहता है आपका वेक्टर सम होता है। यही क्या कहता है आपका कौन सुपरपोजिशन लॉ कहता है। ठीक है, ये सुपरपोजिशन लॉ का क्या होगा आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं फार्मूला के टर्म में। ठीक है, ये हो गया आपका। इसका क्वेश्चन कर सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है, मान लीजिए चार्ज क्यू है या चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है। ठीक है, तो ये आपका एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और डिस्टेंस ए दिया हुआ है, इसके कारण इस पर फोर्स किस तरफ लगेगा बताइए, इस तरफ लगेगा। इसको मान लीजिए F1, इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, ये फोर्स हो गया आपका F2। और देख रहे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज भी क्या आपका सेम है। F1 इक्वल टू क्या हो गया आपका F2, F1 इक्वल टू क्या हो गया आपका F2, F1 इक्वल टू F2 हो गया, F1 इक्वल टू F2 हो गया। तो अब बताइए, अब बताइए क्योंकि इन दोनों वेक्टर बीच एंगल कितना डिग्री हो गया आपका 60, क्योंकि ये भी 60 है। F नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 प्लस 2F1 F2 2F1 F2 cos 60 डिग्री का होल अंडर रूट। आप क्लास 11 में पढ़े होंगे वेक्टर में, है ना। F1 F2 का वैल्यू सेम है, F नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और cos 60 का वैल्यू कितना 1/2, कैंसिल कितना आ जाएगा आपका √3F आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका √3F आ जाएगा। यही सुपरपोजिशन लॉ कहता है, बनाएंगे बहुत। ठीक है, चलिए यहाँ तक आया होगा सबको। ठीक है, नोट में आप सुपरपोजिशन लॉ के अकॉर्डिंग द इंटरेक्शन मस्ट बी ऑन द चार्ज व्हिच इज टू बी स्टडीड ड्यू टू द अदर चार्ज। मतलब क्या रेस्ट में होना चाहिए अदर चार्ज का, अदर चार्ज क्या होना चाहिए, इसमें हम लोग चार्ज निकाल रहे हैं, रेस्ट में होना चाहिए, बाकी अदर चार्ज फ्लोट करें कोई दिक्कत नहीं। द चार्ज ऑन व्हिच द फ्लुएंस ड्यू टू other charges due to bond is assumed to be floating charge and other rigid body। ठीक है, मतलब जो चार्ज पर फोर्स निकाल रहे हैं वो चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए, बाकी का अदर चार्ज फ्लोट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए फर्स्ट चार्ज पे हम लोग फर्स्ट चार्ज फ्लोट कर रहा है रिपेल्ड बाय चार्ज Q2 Q4 एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द Q3 एंड Q4, है ना। जैसे मान लीजिए चार्ज फर्स्ट जो है आपका ये फ्लोट कर रहा है, बाकी चार्ज क्या आपका इस तरह से दिया हुआ है, डायग्राम में था आपका, है ना, पूरा डायग्राम में था आपका, देख सकते हैं यहाँ पे वन चार्ज आपका रेस्ट में, बाकी आपका चार्ज फ्लोट कर रहा है, फिर फोर्स लगाएगा इस पेपर। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, सुपरपोजिशन लॉ होल्ड गुड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी क्या आपका होता है आपका, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी होता है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है आपका, देखिए इलेक्ट्रिक लाइन से एक फोर्स एक इमेजिनरी लाइन होता है। इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है जो आपको
इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है किसी कर्व लाइन पे, है ना। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है कि इमेजिनरी लाइन होता है जो किसी एक पॉइंट के किसी कर्व के एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है ना। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व पाथ अलोंग व्हिच unit positive charge is supposed to be moved when free to so in electric field। मतलब कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है उसे करेंगे लाइन ड्रॉ करेंगे तो हर जगह फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट्स क्या होगा, आपका इमेजिनरी लाइन होता है। क्या होता है आपका, इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट्स डू नॉट फिजिकली एग्जिस्ट, दे रिप्रेजेंट रियल सिचुएशन, है ना। ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ इसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बात है समझ में, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, है ना। अगर मान ली कर्व लाइन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जिस तरफ टेंजेंट होगा वही क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है कि इमेजिनरी लाइन होता है जो किसी कर्व के टेंजेंट ड्रॉ करने पर वो मैग्नेटिक फील्ड का क्या बताता है, आपका डायरेक्शन बताता है। जैसे कि आप यहाँ पे मान लीजिए कर्व लाइन है, यहाँ पर टेंजेंट इस तरफ होगा, यहाँ पर टेंजेंट इस तरफ होगा, यहाँ पर टेंजेंट इस तरफ होगा, तो आपका फील्ड डायरेक्शन यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ हर का फील्ड डायरेक्शन आपका अलग अलग। दिक्कत नहीं है ना। चलिए प्रॉपर्टीज में दूसरा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। अगर खाली पॉइंट चार्ज है ना, अगर उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द बॉडी होगा, क्या होगा आपका, अवे फ्रॉम द बॉडी होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो बॉडी की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डायरेक्शन क्या होगा आपका, टुवर्ड्स द बॉडी होगा, इस तरफ होगा आपका, टुवर्ड्स द बॉडी होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, जिस तक यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन बात बताया ना। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा आपका, अवे फ्रॉम द बॉडी, और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा आपका, टुवर्ड्स द बॉडी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट्स ड्यू टू द पेयर ऑफ इक्वल एंड अनइक्वल चार्ज। डाइपोल जिसको बोल सकते हैं, मान लीजिए दो इक्वल चार्ज है बट डायरेक्शन, दो इक्वल चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज बट नेचर क्या अपोजिट है, तो फील्ड लाइंस क्या होता है, क्योंकि हम प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट जनरेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होता है और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, आपका इंड करता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज से टर्मिनेट होगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, और नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाएगा, आपका मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका क्या बनता है, आपका पैटर्न बनता है। तो पैटर्न में याद रखना होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, मान लीजिए दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव नेगेटिव लाइक चार्ज होगा, ठीक है। तो जब लाइक चार्ज हो तो पैटर्न ऐसा बनेगा, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, आपका रिपेल कर रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, आपका रिपेल कर रहा है, इस तरफ रिपेल कर रहा है, इस तरफ कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये पैटर्न याद होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज टू बी रिप्रेजेंटेड अट्रैक्शन बिटवीन द टू न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट्स एक्सर्ट, यानी कि आपका ये क्या करेगा, आपका प्रेशर exert lateral pressure to the represent repulsion between the two like charge, ये हो गया। नेक्स्ट नंबर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू द यूनिफॉर्म फील्ड। मान लीजिए यूनिफॉर्म फील्ड है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हर जगह क्या होगा, आपका अलग अलग होगा और इक्वल डिस्टेंस होगा, हर जगह क्या होगा, आपका इक्वल डिस्टेंस मतलब यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज में क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइन। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, आपका इमेजिनरी लाइन होता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है। सेकंड प्रॉपर्टी में यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू फॉलो द पाथ अलोंग द फील्ड लाइन ऑफ इट्स फील्ड। मतलब कि अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिए तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उस तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। थर्ड नंबर, the electric lines of force emanate from positive charge and terminate from negative charge। जैसा कि हमने बताया कि पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होता है और नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है, आपका टर्मिनेट होता है। बात समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में, the tangent to an electric field line at any point give the direction of electric field lines, give the direction of electric field at any point। मान लीजिए कोई कर्व दिया हुआ है, तो जब कर्व पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या देगा, आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो ये भी पॉइंट याद होना चाहिए। दूसरा नंबर, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर बी क्रॉस ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते, दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी क्रॉस नहीं कर सकता है। दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी क्रॉस क्यों नहीं कर सकता है, एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में पॉसिबल
नहीं हो सकता है ना. इफ दे डू देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे विल बी टू टेंजेंट. कितने टेंजेंट हो जाएंगे आपका? अगर दो लाइन क्रॉस कर रहा है कितने टेंजेंट हो जाएंगे आपका? दो टेंजेंट हो जाएगा है ना, दो टेंजेंट. देयर आर टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक इस तरफ होगा एक इस तरफ होगा, E1 E2 हो जाएगा. एट दैट पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है. एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में फील्ड हो सकता है. एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में क्या हो सकता है आपका? फील्ड हो सकता है ना. दो लाइन ऑफ फोर्स कभी क्रॉस नहीं करेगा. कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर में. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोजर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर. जहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे समझ, बिल्कुल क्लोज है आपका, बिल्कुल क्या है आपका? क्लोज में है. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा. मान लीजिए दूर दूर पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका? वीक होगा. एंड द लाइन स्प्रेड आउट द वे दैट इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड वीकर. जहाँ पे लाइन बहुत ही क्लोज होगा, जैसे कि यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे दूर है, यहाँ पे फील्ड क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग होगा. यहाँ पे फील्ड क्या होगा आपका? वीक होगा. ठीक है. नेक्स्ट नंबर में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस. कोई भी सरफेस हुआ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा क्या होता है आपका? सरफेस के परपेंडिकुलर. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर, इधर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर. इस पॉइंट पे यहाँ पे भी परपेंडिकुलर. टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए. अगर कर्व दिया हुआ तो टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए. यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके यहाँ पे परपेंडिकुलर कर लीजिए. बात समझ में आ रहा है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस पे क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर होता है. नेक्स्ट नंबर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. Electric lines of force contract lengthwise and represent attraction between the two unlike charges. अगर lengthwise attracts कर रहा है मतलब कि दोनों क्या आपका? attraction मतलब दोनों क्या? unlike charge. दोनों क्या आपका? unlike. अगर electric lines of force contract कर रहा है lengthwise तो समझिए कि दोनों क्या है आपका? other charge. मतलब दोनों unlike. एक पॉजिटिव दूसरा क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा. एक पॉजिटिव दूसरा क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा. नेक्स्ट नंबर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स exert lateral pressure to represent repulsion between the two like charges. मतलब कि अगर दो सेम, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स exert lateral, इसको साइड में बोलते हैं. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स साइड में यानी कि लैटरल प्रेशर एक्सर्ट करता है चारों तरफ से, जिसके कारण क्या होता है? रिपल्सन होता है बिटवीन द टू लाइक चार्ज. अगर मान लीजिए दोनों लाइक चार्ज है तो दोनों के बीच में क्या होगा आपका? रिपल्सन होगा. दोनों के बीच में क्या होगा आपका? रिपल्सन होगा. ठीक है. तो सारा प्रॉपर्टी याद होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. 10 नंबर में the number of lines of per unit cross sectional area perpendicular to the field lines is directly proportional to the magnitude of intensity of electric field in that region. मतलब क्या कि, मतलब क्या, फिर से एक बार, the number of line per unit cross section area. मान लीजिए किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में नंबर ऑफ लाइन क्या करता है? क्रॉस करता है. नंबर ऑफ लाइन क्या कर रहा है? क्रॉस. इसको डेंसिटी लाइंस ऑफ फोर्स डायरेक्टली proportional to the magnitude of the intensity of electric field that region. मतलब क्या कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस को पास होगा उतना ज़्यादा क्या होगा आपका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. जितना बड़ा एरिया होगा उतना कम क्या होगा आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ठीक है. याद रखना. उसके बाद नेक्स्ट नंबर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू एनी कंडक्टर. किसी भी कंडक्टर में, मान लीजिए कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी पास नहीं करता है ना. हेंस द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज फ्री फ्रॉम द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. मान लीजिए कोई कंडक्टर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सॉलिड कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर, कुछ भी हो सकता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है ना. बाहर शो करेगा, बाहर शो करेगा, अंदर में शो नहीं करता है. मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी भी कंडक्टर के पास अंदर इंटर नहीं करता, बस बाहर ही रहता है. बात सुना गया ना. ठीक है. यहाँ तक क्लियर. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू एनी इंसुलेटर. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी भी इंसुलेटर से क्या कर जाता है आपका? वो पास कर. मान लीजिए इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या कर जाएगा आपका? से वो पास कर जाएगा. बात यहाँ तक क्लियर है ना. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट नंबर है इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल फिर से एक बार इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फिर से एक बार देख लेते हैं. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है आपका? एक इमेजिनरी लाइन होता है. जब किसी भी कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ क्या देता है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड देता है ना. डायरेक्शन ऑफ क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड देता है. उसके बाद हमने सारा प्रॉपर्टी पढ़ा. ठीक है. अब आता है इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल इज a pair of equal and opposite charges separated by very small distance. मान लीजिए कि दो चार्ज, मान लीजिए कि आपका दो चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों को स्मॉल डिस्टेंस पे क्या किया जा रहा है? अरेंज किया जा रहा है ना. इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक पहला वीडियो में पढ़ाया था कि
मान लीजिए NaCl NaCl को ब्रेक करेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है बहुत ही स्मॉल होता है। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे, उसका साइज, क्लोरीन का साइज, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा आपका। जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा आपको Na प्लस और क्या होगा Cl माइनस, है ना। अब इसका सेपरेशन हो गया, ये डिस्टेंस मान लीजिए कुछ डिस्टेंस हाफ हाफ कर दीजिए r/2 इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी कि डेफिनेशन क्या कहता है कि इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by every small distance, मतलब the arrangement of equal and opposite charge, the arrangement of equal and opposite charge in a small distance is known as electric dipole। मतलब दो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट अपोजिट नेचर का होगा और दोनों को स्मॉल डिस्टेंस पे अरेंज करेंगे, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय डायपोल, इन्होंने इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड, मतलब डायपोल के कारण जब किसी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, डायपोल फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायपोल फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट नंबर में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी होता है, यूज्ड टू मेजर द। अब आते देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल अलग हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया आपका, अलग हो गया, ये दोनों अलग होता है, याद रखिएगा, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल आपका अरेंजमेंट होता है, सिर्फ क्या होता है आपका, ये अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम और नेचर में क्या होगा, अपोजिट होगा। बट डायपोल मोमेंट क्या होता है आपका, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। डायपोल मोमेंट क्या होता है आपका, एक आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है जो स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को क्या करता है आपका, मेजर करता है। इलेक्ट्रिक डायपोल का स्ट्रेंथ को क्या करता है आपका, मेजर करता है। कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाइए, P इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इनटू कितना, Q। दूसरा डिफरेंशिएशन ये भी करता है कि इट्स द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। मतलब Q इनटू कितना होगा, 2L। मान लीजिए दो चार्ज है Q और दोनों आपका 12 डिस्टेंस कितना दिया आपका, 12 दिया हुआ है। तो P एक्चुअल में डायपोल मोमेंट को ना P से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। तो P इक्वल टू क्या होगा, Q इनटू 2D या 2L। P इक्वल टू क्या होगा, Q इनटू 2L हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का फार्मूला क्या, Q इनटू कितना, 2L। 2L इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, 2L क्या आपका डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। ऐसा नहीं कि 2 इनटू लेंथ हो गया, ये क्या आपका डिस्टेंस हो गया, कितना, दो चार्ज बॉडी के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। द डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो ऑब्वियस सी बात इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन किस तरफ होगा आपका, डायरेक्शन होगा नेगेटिव चार्ज से किस तरफ होगा आपका, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि डायपोल का डायरेक्शन किस तरफ हो गया, किस तरफ हो गया आपका, इस तरफ हो गया। नेगेटिव चार्ज से किस तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन हो गया। याद रखिएगा डायरेक्शन हमेशा सेंटर से देते हैं। ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट कूलॉम मीटर होता है। क्या होता है आपका, कूलॉम मीटर होता है। एसआई यूनिट क्या होता है आपका, कूलॉम मीटर होता है ना। एसआई यूनिट क्या होता है आपका, कूलॉम मीटर। इलेक्ट्रिक डायपोल का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलॉम मीटर होता है। नोट, an ideal dipole is the dipole in which the charge becomes larger and larger and the separation between the, हाँ, बात सेम ही है। अगर आइडियल डायपोल की बात करें, किसका बात करेंगे हम, आइडियल डायपोल की बात करेंगे, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो लार्ज से लार्ज होना चाहिए, बट दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होना चाहिए आपका, स्मॉल से स्मॉल होना चाहिए। तभी क्या दे पाएगा ये आपका आइडियल डायपोल दे पाएगा। क्या दे पाएगा आपका ये आइडियल डायपोल। चलिए यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी कि जब चार्ज है तो फील्ड भी होगा, और फील्ड हो तो आपका रिलेशन निकालें किसके बीच में, इलेक्ट्रिक डायपोल और क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो पहला निकालते हैं हम लोग एक्सियल पॉइंट पे। पहला फर्स्ट में क्या निकालेंगे हम, एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है ना। एक्सियल पॉइंट पे फार्मूला क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे हमने एक काम करेंगे, जितना भी डेरिवेशन होता है सबका हम अलग अलग वीडियो बनाकर हम डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको रिवीजन करें तो डायरेक्ट हम फार्मूला पे आते हैं, ठीक है। एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या हो जाएगा, के 2kp/r3। एक्सियल पॉइंट पे एक्सियल पॉइंट एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पॉइंट में डायग्राम समझ लीजिए। मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2p है या 2l है, जो भी लिख लीजिए।
और इसका डायग्राम इस तरफ होगा आपका डायपोल मोमेंट की, इसे क्या बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। इस कंडीशन में E इक्वल टू क्या हो जाएगा 2kp बाई आर क्यू। 2kp बाई कितना हो जाएगा आपका आर क्यू हो जाएगा। 2kp बाई कितना हो जाएगा, वेक्टर फॉर्मेट लिखेंगे तो 2kp क्योंकि एक सेक्टर के लॉन्ग है, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे आई कैप लगा देंगे, ये हो गया आपका 2kp बाई आर क्यू। कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं ना। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा आपका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक्सियल पॉइंट पे याद हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का 2kp बाई कितना हो गया आपका आर क्यू। एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का रिलेशन क्या हो गया आपका 2kp बाई कितना हो गया आपका आर क्यू हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट नंबर पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे सारा डेरिवेशन बताएंगे, बिल्कुल अच्छे से बताएंगे, एक एक करके एक एक पॉइंट बताएंगे, है ना डेरिवेशन। अभी फिलहाल हम फॉर्मूला देख रहे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट में। मान लीजिए यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे आपका क्या प्लस क्यू चार्ज है। हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं क्या, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारा 12 है। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है आपका इक्वल टू केपी बाई आर क्यू। क्या होता है फार्मूला, केपी बाई कितना हो जाता है आपका आर क्यू। केपी बाई कितना हो जाता है आपका आर क्यू। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना। चलिए इसको वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, इक्वल टू केपी बाई आर क्यू इनटू जे कैप। जे कैप क्यों, क्योंकि एक सक्सेस के लॉन्ग, किसके लॉन्ग है आपका एक सक्सेस के लॉन्ग। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अच्छा माइनस होगा कि प्लस होगा वो बता दीजिए, माइनस होगा कि प्लस होगा बताइए। क्योंकि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा आपका देख रहे हैं यहाँ पे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ। किस तरफ जा रहा है आपका निगेटिव एक्सेस के लॉ। यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, यहाँ पे लग जाएगा आपका माइनस आई कैप, है ना। वेक्टर फॉर्मेट में लिख लीजिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए केपी बाई आर क्यू। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केपी बाई आर क्यू हो जाएगा। ठीक आइए आगे, याद हो गया फॉर्मूला। फिर से एक बार जनरल इक्वेटोरियल पॉइंट एक्सियल पॉइंट में क्या हो जाएगा आपका केपी बाई आर क्यू हो गया। केपी बाई आर क्यू फॉर्मूला वेक्टर फॉर्मेट में क्या हो जाएगा आपका केपी बाई और इनटू केपी बाई एक्सियल पॉइंट में, एक्सियल पॉइंट ये होगा 2kp बाई आर क्यू इनटू आई कैप हो जाएगा। इस प्रकार इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू केपी बाई कितना हो जाएगा आपका आर क्यू इनटू आर कैप माइनस में हो जाएगा आपका, ये हो गया फार्मूला आपका इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट पे, है ना। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डायपोल इज पैरेलल टू द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। मतलब कि अगर डायपोल मोमेंट इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका इस तरफ होगा, है ना, अपोजिट हो जाता है आपका। ठीक है, if the observation point is far away when the dipole is very short, then the electric field intensity at a point on the axis line double the electric field intensity at the point of important point, बहुत important point है ना। अगर कहता क्या है if the observation point is very far away, तो observation बहुत दूर से किया जा रहा है और the dipole is very short, यानी कि दो चार्ज और ऑब्जर्वेशन उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है एक्सियल पॉइंट इक्वेटोरियल से क्या होता है आपका डबल होता है, इक्वेटोरियल से क्या होता है आपका डबल होता है ना। याद रखिएगा अगर ऑब्जर्वेशन बहुत दूर से किया जा रहा है और चार्ज के बीच का सेपरेशन बहुत ही स्मॉल है, इक्वेटोरियल पॉइंट का डायपोल मोमेंट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का रिलेशन होगा वो ये होता है, यानी Eb इक्वल टू कितना होगा 2 मतलब एक्सियल पॉइंट का डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल से कितना होगा डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और यहाँ पे दो चार्ज रखा गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर क्या आपका अपोजिट है, प्लस चार्ज प्लस। ठीक है, अब बताइए, अब बताइए
एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका क्यू, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। आ जाइए क्योंकि हमको टॉर्क निकालना है। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपका बताइए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स इनटू कितना हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, फोर्स इनटू क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से निकाल लीजिए, ये आपका मान लीजिए थीटा से इंक्लाइन है डायपोल लेंथ, तो ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा आपका डिस्टेंस मान लेते हैं 2d दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा आपका 2d sin थीटा, कितना हो जाएगा आपका 2d sin थीटा, है ना, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस रिलेशन है तो sin थीटा आ जाएगा। तो टॉर्क इक्वल टू कितना, फोर्स आपका q into e हो गया और डिस्टेंस कितना हो गया आपका 2d sin थीटा, कितना आ जाएगा आपका 2d sin थीटा, है ना। तो टॉर्क इक्वल टू कितना, क्या स्पेशल लिख सकते हैं हम q into 2d, q into 2d into e sin थीटा, और q into 2d क्या हो जाएगा आपका डायपोल हो जाता है, तो p into e into कितना हो जाएगा आपका sin, अभी पढ़े हैं q into 2d, q into 2d क्या हो जाएगा आपका डायपोल, p आप लिख सकते हैं p इक्वल टू क्या q into 2d, ठीक है। तो p into कितना p e sin थीटा, कितना हो जाएगा आपका p e sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा p e sin थीटा, टॉर्क इक्वल टू p e sin थीटा, और p e sin थीटा को हम वेक्टर फॉर्मेट में क्या लिखेंगे हम p क्रॉस e हो जाएगा, p क्रॉस e हो जाएगा। और टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा हमेशा परपेंडिकुलर क्या होगा डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। एक यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होता है न्यूटन मीटर होता है, क्या होता है आपका न्यूटन मीटर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे केस नंबर 1, इफ थीटा इक्वल टू 0 टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, थीटा का वैल्यू ओवर 0 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों पैरेलल होगा। पहला केस इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों क्या होगा आपका पैरेलल होगा, टॉर्क क्या होगा 0 होगा। दूसरा नंबर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल परपेंडिकुलर होगा तो टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा, क्या होगा आपका मैक्सिमम, टॉर्क का वैल्यू कितना होगा मैक्सिमम, वो कितना हो जाएगा आपका p into e हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका p into e हो जाएगा। और एक्सोस यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, p और e अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा टॉर्क 0 हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा फॉर्मूला टॉर्क इक्वल टू कितना p e sin थीटा, वेयर p इक्वल टू डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड sin थीटा, थीटा इज एंगल p एंड e, थीटा क्या होगा एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज में वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा देखिए तो सेम चीज पीछे वाला जो डायग्राम बनाया था उसी के अकॉर्डिंग मान लीजिए दो चार्ज है आपका, ये चार्ज पहले यहाँ पे रखा गया था, यहाँ पे क्योंकि दोनों चार्ज एक दूसरे को फोर्स अप्लाई कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, क्या जनरेट हुआ कपल ऑफ फोर्स जनरेट हुआ, क्या जनरेट हुआ आपका ऐसे चार्ज दोनों एक इस तरफ फोर्स लगा रहा है एक इस तरफ लगा रहा है, ये कपल ऑफ फोर्स जनरेट हुआ तो क्या करेगा आपका ये रोटेशन शुरू करेगा, क्या करना शुरू करेगा आपका रोटेशन, टॉर्क के कारण, किस कारण टॉर्क के कारण, तो वर्क डन होगा। तो वर्क डन इक्वल टू फार्मूला क्या होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू कितना होता है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कौन सा फोर्स इसको क्या कर रहा है आपका रोटेट करवा रहा है, डायपोल टॉर्क डायपोल टॉर्क रोटेट करवा रहा है, dw इक्वल टू कितना होता है बताइए टाउ इनटू कितना हो जाएगा आपका d थीटा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें d डिस्प्लेसमेट हुआ। अब क्या करें dw इक्वल टू इंटीग्रेट कर देंगे इसको, टाउ का फार्मूला भी पीछे पढ़ चुके हैं कितना p sin थीटा इनटू कितना हो जाएगा आपका d थीटा, p करते हैं कितना हो जाएगा आपका d थीटा, ठीक है। dw इक्वल टू क्या d इक्वल बाहर आ जाएगा बचेगा sin थीटा, sin थीटा डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका थीटा लिमिट ले कहां तक थीटा 1 से कहां तक थीटा 2 तक, वैल्यू सॉल्व करिए तो फार्मूला कितना आ जाएगा आपका ये फार्मूला आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका फार्मूला क्या कि पोटेंशियल एनर्जी arbitrary taken 0 then the dipole is at 90। याद रखिएगा कि अगर हम अगर डायपोल 90 डिग्री हो तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या लेते हैं 0 लेते हैं, देन पोटेंशियल एनर्जी रोटेटिंग इन द डायपोल एंड इंक्लाइनिंग एट एंगल थीटा इज, अगर हम याद रखिएगा कि जो फार्मूला हम यूज करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी का p sin थीटा ये कब होगा जब डायपोल क्या होगा आपका 90 डिग्री पे नहीं होकर एंगल पे होगा, किसी एंगल पे होगा इक्वल टू क्या p sin थीटा क्या हो जाएगा आपका माइनस p cos थीटा, u इक्वल टू होगा माइनस p cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी टेकन 0 आर्बिट्ररी एट द पोजीशन ऑफ द डायपोल, है ना, किसी पॉइंट पे आप पॉजिटिव ले सकते हैं पोजीशन पे 0 ले सकते हैं आप। केस नंबर 1 ये थीटा इज बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ में आया ना कि w इक्वल टू क्या p cos थीटा आया और हम लोग जानते हैं w इक्वल टू कितना माइनस डेल्टा ही होता है, तो p इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी p cos
जीरो है, अगर थीटा इक्वल टू, देन यू का वैल्यू कितना, -p। अगर थीटा का वैल्यू जीरो है तो यू का वैल्यू कितना आ गया आपका, -p। इस कंडीशन में अगर डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, है ना, और 90 डिग्री पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। और अगर एंटी पैरेलल होगा पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक डायपोल और फील्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या होगा आपका, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, याद रखिएगा, है ना। अगर पैरेलल होगा तो क्या होगा आपका, स्टेबल होगा, और एंटी पैरेलल होगा तो क्या होगा आपका, अनस्टेबल होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आज हम लोग नहीं करेंगे, है ना, नेक्स्ट गॉस लॉ करेंगे।